अच्छा, तो कल वसीयत और मुख्तियार नामे का इम्तिहान है। परेशान होने की कोई बात नहीं। इस सेशन में हम सिर्फ उन अहम तरीन बातों पर फोकस करेंगे जो आपको इम्तिहान पास करने के लिए जाननी चाहिए। ठीक है, तो हम लंबी चौड़ी कानूनी बहस में नहीं पड़ेंगे, सीधा इन पॉइंट्स पर आएंगे जो इम्तिहान में आ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि वसीयत होती क्या है, फिर देखेंगे कि उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं, उसके बाद प्रोबेट की प्रोसेस को समझेंगे, फिर मुख्तार नामे की बात करेंगे और आखिर में कुछ ऐसी खास इस्तिलाहात का जल्दी से जायज़ा लेंगे जो इम्तिहान में लाजमी पूछी जाती हैं। चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वसीयत को समझना। याद रखें, ये किसी भी एस्टेट प्लान की बिल्कुल बुनियाद है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, वसीयत होती क्या है? ये एक कानूनी कागज़ है जो बताता है कि किसी शख्स के मरने के बाद उसकी जायदाद किसको मिलेगी। अहम बात यह है कि ये सिर्फ मौत के बाद ही लागू होती है और इससे पहले इसे कभी भी बदला या मनसूख किया जा सकता है। इम्तिहान के लिए दो किरदार बहुत अहम हैं। एक है मुस्तफ़ीदीन यानी बेनिफिशियरीज, जिन्हें असासे मिलते हैं, और दूसरा है वसी यानी एग्जीक्यूटर, जो इस सारे अमल को संभालता है। ये टेबल इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है। इन तीनों इकसाम में फ़र्क को अच्छी तरह समझ लें। पहली है होलोग्राफ या खुदनविश्त वसीयत। ये वो है जो पूरी की पूरी अपने हाथ से लिखी जाए। इमरजेंसी में तो ठीक है, लेकिन इसे चैलेंज करना बहुत आसान होता है। दूसरी है फॉर्मल या रस्मी वसीयत। ये टाइप शुदा होती है और इस पर दो गवाहों के सामने दस्तखत होते हैं। कानूनी तौर पर यह सबसे ज़्यादा मजबूत समझी जाती है। और आखिर में क्यूबिक की नोटरियल वसीयत है, जिसके लिए नोटरी की ज़रूरत होती है। और ये देखें, ये एक हकीकी मिसाल है कि हाथ से लिखी वसीयत कितनी खतरनाक हो सकती है। हर्बर्ट साहब ने 11 वसीयतें लिखीं, लेकिन किसी पर तारीख ही नहीं डाली। नतीजा क्या निकला? एक लंबी कानूनी जंग और हज़ारों डॉलर का खर्चा। तो इम्तिहान में अगर ऐसा कोई केस आए तो फौरन समझ जाएं कि यहाँ मसला क्या है। छोटी सी बचत करने की कोशिश में स्टेट का बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस हिस्से पर जहां से इम्तिहान में अक्सर मुश्किल सवाल बनते हैं। यानी वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें एक वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है या उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो देखिए, एक वसीयत को कई बुनियादों पर चैलेंज किया जा सकता है। मसलन अगर वसीयत करने वाला ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था या उस पर किसी ने दबाव डाला था। लेकिन इम्तिहान के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो है अपने ज़ेरे कफालत लोगों जैसे बीवी बच्चों का ख्याल न रखना। कानून ये कहता है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अगर वसीयत में उन्हें नज़रअंदाज किया गया तो अदालतें भी मुदाखलत कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ा समझ लें, कोई भी शख्स वसीयत के ज़रिए अपने शरीके हयात यानी स्पाउस को उसके कानूनी हक से महरूम नहीं कर सकता। शादी के बाद बनने वाली जायदाद पर उनका जो हक है वो वसीयत से बालातर हो सकता है। अच्छा, अगर इम्तिहान में किसी ज़ेरे किफ़ालत शख्स के हक का सवाल आए तो ये 3 नुकाती फार्मूला याद रखें। बस ये 3 सवाल पूछें। पहला, क्या मरने वाले की कोई कानूनी जिम्मेदारी थी? दूसरा, क्या वसीयत में इस जिम्मेदारी को ठीक से पूरा किया गया? और तीसरा, क्या इस ज़ेरे किफ़ालत शख्स को वाकई मदद की ज़रूरत है? अदालतें बिल्कुल इसी तरह सोचती हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे इम्तिहान के लिए याद रखना है। ज़्यादातर सूबों में शादी करने से आपकी पुरानी वसीयत खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है, पूरी की पूरी। लेकिन तलाक होने पर पूरी वसीयत कैंसिल नहीं होती, सिर्फ साबिका बीवी या शौहर वाला हिस्सा कालादम हो जाता है। ये फ़र्क बहुत अहम है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें वसीयत बिल्कुल ठीक लिखी गई है। अब आगे क्या होगा? अब बात होगी प्रोबेट यानी तस्दीक़े वसीयत के अमल की। ये वो कानूनी मरहला है जिसके बाद वसी को अपना काम शुरू करने का इख्तियार मिलता है। तो ये प्रोबेट है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें कि ये अदालत की तरफ से लगाई गई एक सरकारी मोहर है जो ये साबित करती है कि ये वसीयत असली और आखिरी है। इस मोहर के बगैर, जिसे लेटर्स प्रोबेट कहते हैं, बैंक और दूसरे इदारे वसी को जायदाद हवाले नहीं करते। और प्रोबेट अहम क्यों है? उसकी फ़ीस की वजह से। मिसाल के तौर पर ओंटारियो में $1 मिलियन की जायदाद पर तकरीबन $14,500 फीस लग सकती है, और ये फीस पूरी जायदाद की कीमत पर लगती है। इसीलिए लोग एस्टेट प्लानिंग में कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस फीस से बचा जा सके। अभी तक हम बात कर रहे थे मौत के बाद की प्लानिंग की। अब हम मौजू बदल कर बात करेंगे ज़िंदगी के दौरान की प्लानिंग की। यानी अगर ज़िंदगी में कोई शख्स अपने फैसले खुद ना कर सके तो क्या होगा? यहाँ काम आता है मुख्तार नामा या पावर ऑफ अटॉर्नी। ये फ़र्क इम्तिहान के लिए सबसे अहम है। इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी ज़िंदगी में काम करता है और जैसे ही आपकी मौत होती है ये ख़त्म हो जाता है, जबकि वसीयत
आपकी मौत के बाद शुरू होती है। इन दोनों को कभी मिक्स मत कीजिएगा। अच्छा, अब पावर ऑफ अटॉर्नी की दो किस्में हैं। एक है जायदाद के लिए, जो आपके माली मामलात, बैंक अकाउंट्स वगैरह को देखती है। दूसरी है ज़ाती देखभाल के लिए, जो आपके सेहत, इलाज और रिहाइश के फैसले करती है। और इनमें सबसे अहम लफ्ज़ है इंड्योरिंग या दायमी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़हनी तौर पर फैसले करने के काबिल ना भी रहें, तब भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी काम करता रहेगा। इसके बगैर तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, अब हम बिल्कुल आखिर में हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है, कुछ ऐसी इस्तेलाहात जो इम्तिहान में ज़रूर आएंगी और आपको इनका मतलब लाजमी पता होना चाहिए। चलें जल्दी से देखते हैं। पहला लफ्ज़ टेस्टेटर, यानी वसीयत करने वाला शख्स। दूसरा इंटेस्टेट, इसका मतलब है वसीयत के बगैर मर जाना। अगर ऐसा हो तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलती, बल्कि हुकूमत के कानून के मुताबिक जायदाद तकसीम होती है। तीसरा एग्जीक्यूटर, ये वो शख्स है जिसे वसीयत में जायदाद की तकसीम का जिम्मेदार बनाया जाता है। समझें कि ये इस्टेट का मैनेजर है। चौथा प्रोबेट, ये वो अदालती अमल है जो वसीयत को कानूनी तौर पर मंजूर करता है और एग्जीक्यूटर को काम शुरू करने की इजाज़त देता है। ये एक तरह की हरी झंडी है। और आखिरी इंड्यूरिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, ये वो दस्तावेज है जो किसी को आपके माली फैसले करने का इख्तियार देती है, और ये इख्तियार तब भी कायम रहता है जब आप खुद फैसले करने के काबिल ना रहें। तो हमने सारे तकनीकी उसूलों पर बात कर ली, लेकिन आखिर में ये सिर्फ कवानीन नहीं हैं। ये दस्तावेज़ात इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किसी शख्स की आखिरी ख्वाहिशात और इक़दार का एहतराम किया जाए। इन बुनियादी नुकात को समझें और आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात।